गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए या पशु परिचर भर्ती में जो भी हमारे राजस्थान जीके और पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार आएंगे, उनका पैटर्न किस प्रकार का होगा और ऑप्शंस को काटकर किस प्रकार आंसर देते हैं, वो सभी की सभी तरीके हम यहाँ पर इस पेपर में सीखेंगे। क्योंकि ये जो पेपर है वो है हमारा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 का। इसके अंतर्गत जो 25 क्वेश्चन है वो दे रखे हैं राजस्थान जीके से, जबकि 20 क्वेश्चन है वो है एनिमल हस्बेंड्री से यानी कि पशु पालन से। तो इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, यानी कि टोटल हमारे ये 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं 45 क्वेश्चन को हम यहाँ पर 360 डिग्री के एनालिसिस से समझेंगे, तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारे राजस्थान जीके के पोर्शन से यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है वो होता है हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में। तो जहां भी ऑप्शन में हमारा चित्तौड़गढ़ होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन जिलों में मक्के का उत्पादन होता है। इसी के साथ देखिए ऑप्शन सी, गंगानगर और हनुमानगढ़। इन जिलों में जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है वो होता है गेहूं का। यदि सर्वाधिक की बात की जाए तो होगा हमारा गंगानगर में। इसी कारण जो अन्न का कटोरा कहते हैं हमारे राजस्थान में जिस जिले को, वो कहते हैं गंगानगर को। इसी के अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास भी सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, और इसी के अलावा गन्ने का सर्वाधिक उत्पन्न भी हमारे गंगानगर जिले में ही होता है, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों जिलों में। तो गेहूं, कपास और गन्ना इन तीनों का जो उत्पादन होगा वो होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, यहाँ पर होगा मक्के का उत्पादन। चलिए फिर अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजस्थान का पहला स्पाइस यानी कि मसाला पार्क स्थापित किया गया था। तो कहां पर किया गया था? उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, जोधपुर में। तो देखिए जो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो है हमारा जोधपुर में, और ये है जोधपुर के मथानिया में, ये देख लेना। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्क है वो है हमारा कोटा में, दूसरा पार्क स्पाइस, और वो किया गया है रामगंज मंडी कोटा में। ये आपको याद रखना है कि कहां पर किया गया है, ये मथानिया में और ये रामगंज मंडी कोटा में, दूसरा स्पाइस पार्क। इसके अलावा देखिए जोधपुर में एक मेडिकल पार्क है और उसके अलावा एक साइबर पार्क भी जोधपुर में है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में 3 ऑटोमोबाइल पार्क है, जिनमें से 2 तो हैं अलवर में और जो तीसरा है वो है हमारा कोटा में, ऑटोमोबाइल पार्क। इसके अलावा देखिए जो हमारा जयपुर है और जोधपुर है, इन दोनों जिलों में ही आईटी पार्क है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्क, सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्क है, वो जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी पार्क। चलिए उसके बाद में फिर हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है हमारा 2021 का, लेकिन अब हमारे जो राजस्थान में जो वर्तमान में जो बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं 5, लेकिन ये पेपर 2021 का है तो तब तक 4 ही थे। अब देखिए हम शुरुआत से ही बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, वो है हमारा रणथंभौर, जो कि हमारा सवाई माधोपुर में, जो कि 1973 में बना था। इसके बाद में फिर देखिए हमारा आता है सरिस्का, जो कि अलवर में और जो कि बना था 1978 में। इसके बाद में फिर बात आती है हमारी मुकुंदरा हिल्स की, जो कि ये कोटा में, और उसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2013 में। उसके बाद में फिर हमारा आता है रामगढ़ विषधारी, जो कि है बूंदी में, और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 2022 में, यानी कि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुमोदित किया गया है, अप्रूवल मिली थी इसको। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगढ़ विषधारी, जो कि है बूंदी जिले में। लेकिन उसके बाद में फिर अब जो 2023 ईयर है उसमें एक और बन गया है बाघ संरक्षित क्षेत्र हमारे राजस्थान में, 5वां, और उसका नाम है धौलपुर करौली, और जो कि धौलपुर करौली इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये बना है हमारा
1923 में। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में अब जो टाइगर रिजर्व हैं वो 5 हैं और उनकी सन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि इनको कब अप्रूव्ड किया गया था। चलिए उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 19, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जो कि 18 या फिर 21 जून, ये दोनों ही डेट लिखी आती है, और 1576 को लड़ा गया था, सन 1576। तो देखिए इसमें जो डेट है वो तो नहीं दे रखी, लेकिन जो सन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 1676 भी लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए बदायूं ने इस युद्ध को क्या कहा, तो जो बदायूं है उसके अनुसार इसे गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। इसके अलावा जो अबुल फजल है उसके अकॉर्डिंग इसे कहा गया है खमनोर का युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। और जो कि कर्नल जेम्स टोड, इनके अकॉर्डिंग इनको कहा गया है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये आपको याद रखना है। देखिए मेवाड़ का जो मैराथन कहा है कर्नल टोड्स ने, वो कहा है दिवेर के युद्ध को, मैं ये भी लिख देता हूं, दिवेर का युद्ध है उसे कहा गया है मेवाड़ का मैराथन, ये मैं लिख देता हूं। थर्मोपल्ली हमारा हल्दी घाटी का और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। बदायूं के अनुसार गोगुंदा का युद्ध और अबुल फजल के अनुसार खमनोर का युद्ध, इस युद्ध को कहा गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 20 क्वेश्चन देखिए ये रहा, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो देखिए जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टी है उनको 5 भागों में बांटा गया है, तो जिनमें से एक प्रकार है हमारा वर्टिसोल्स। और ये जो मिट्टी है वर्टिसोल्स ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और हाड़ौती क्षेत्र के जो जिले हैं वो है हमारे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, झालावाड़, कोटा और बूंदी। देखिए जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो मिट्टी के प्रकार हैं उनमें एक तो हो गई हमारी वर्टिसोल्स, इसी के अलावा एरिडीसोल, एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स, ये मिट्टियों के प्रकार हैं। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 की तरफ। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 21 फरवरी को। देखिए जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, उनका विलय हुआ था। तो उस दिन वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उससे पहले बहुत सारी रियासतें मिल चुकी थी, जैसे मत्स्य संघ हो गया राजस्थान, संयुक्त राजस्थान जिसमें उदयपुर, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सभी मिल चुके थे। यानी कि जो ये चौथा चरण था जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था, इसमें 4 बड़ी रियासतें विलय हुई थी आपस में। तो इस जो संघ को नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था ग्रेट राजस्थान, यानी कि वृहत राजस्थान। तो देखिए 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस और 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। तो जिसके कारण जो 1 नवंबर को मनाया जाता है वो मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा 22, मल्लीनाथ पशु मेला, ये रहा हमारा 22, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो देखिए अब जब से नए जिले बने हैं तब से मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा में आयोजित होता है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज हो गया है। तो पहले ये बाड़मेर में आता था, लेकिन अब ये वर्तमान में बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसे कब आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है चैत्र माह में, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए राजस्थान में जो राज्य स्तरीय मेले हैं उनकी संख्या है 10, जिनमें से दो मेले ऐसे हैं पशु मेले जिनके डिस्ट्रिक्ट अब नए बनने के बाद में चेंज हो गए। उनमें से एक तो है मल्लीनाथ पशु मेला, इसका जो डिस्ट्रिक्ट हो गया है वो हो गया है बालोतरा। इसके अलावा जो दूसरा है वो है हमारा पर्वतसर। और क्यों, क्योंकि जो पर्वतसर है ये पहले नागौर में था, लेकिन अब ये प्रेजेंट टाइम में डीडवाना कुचामुन में है। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, गोसुंडे का शिलालेख स्थित है। तो गोसुंडे का शिलालेख स्थित है वो है हमारा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो देखिए गोसुंडे का शिलालेख है, इसकी जो भाषा है वो तो है हमारी
संस्कृत और इसके अलावा जो इसकी लिपि है वो है इसकी ब्राह्मणी। इस शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान शब्द का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि जो राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले जिस अभिलेख में मिला है वो है हमारा गोसुंडी अभिलेख, और ये उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। आपको इतनी ही चीजें इसके बारे में याद रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के लिए हम चलते हैं नीचे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 24। तो चलिए ये रहा, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। देखिए, अर्नोराज द्वारा, नागभट्ट सेकंड द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, पृथ्वीराज सेकंड द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नागभट्ट सेकंड द्वारा। देखिए, जो नागभट्ट सेकंड है ये वत्सराज का उत्तराधिकारी है। तो वत्सराज के समय भी एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था जो कि ओशिया में स्थित है। उसके बाद में नागभट्ट सेकंड के द्वारा झालरा पाटन में फिर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा देखिए, जो नागभट्ट सेकंड है इनके द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया, यानी कि जो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार इन तीनों राजवंशों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसे समाप्त किया गया और इनके द्वारा ये युद्ध जीता गया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये स्टार्ट हुआ था नागभट्ट फर्स्ट के समय और समाप्त किया नागभट्ट सेकंड ने। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। भडला सोलर पार्क स्थित है। देखिए, जो भडला सोलर पार्क है ये हमारे राजस्थान या भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो कि है जोधपुर में। ये 2021 के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब ये वर्तमान में जिला चेंज होने के बाद में जो ये भडला सोलर पार्क है इसका जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फलोदी। पहले ये जोधपुर और फलोदी आता था, लेकिन अब फलोदी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा आने वाले एग्जाम में वो होगा फलोदी। तो देखिए, जो भडला सोलर पार्क है इसके लिए जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से और भी बातें इंपॉर्टेंट उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो भडला सोलर पार्क है ये जो संचालित है ये 4 इकाइयों में संचालित है और इसकी जो चारों इकाइयां हैं उनमें जिसकी पहली इकाई है उसके द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा है वो है हमारी 65 मेगावाट, फिर दूसरी की है 680 और फिर तीसरी की है 1000 और चौथी की है 500 मेगावाट। तो इस प्रकार टोटल इसकी जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है इससे वो की जाती है 2245 मेगावाट। इसमें एक चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये चौथा चरण जो कि 500 मेगावाट है। ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि ये पूछ रहा है एसटी की। तो देखिए, हमारे जो राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है, कुल जो जनसंख्या वो है 6.16 करोड़। उनमें से जो एसटी कैटेगरी की जो जनसंख्या है वो है 13.46%। और ये जो सर्वाधिक है वो जिला है हमारा उदयपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। लेकिन यदि हम बात करें कि परसेंटेज के आधार पर इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है हमारी बांसवाड़ा जिले में। इसके अलावा देखिए, इनकी जो न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, चाहे वो जनसंख्या ऑल ओवर के रूप में हो या फिर हो परसेंटेज के रूप में, तो वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में सबसे कम है परसेंटेज और ऑल ओवर के रूप में, दोनों के रूप में ही जनसंख्या सबसे कम है एसटी कैटेगरी की बीकानेर में, जबकि सर्वाधिक उदयपुर में और परसेंटेज के आधार पर बांसवाड़ा में। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो देखिए, एससी कैटेगरी की जो जनसंख्या है वो है 17.83%। और ये जो सर्वाधिक ऑल ओवर के रूप में जो सर्वाधिक है वो है हमारी जयपुर जिले में। इसके अलावा परसेंटेज पे बात की जाए तो वो हो जाएगी हमारी गंगानगर जिले में। और यदि हम ऑल ओवर देखें या फिर परसेंटेज के आधार पे देखें तो इसकी जो न्यूनतम जनसंख्या है एससी कैटेगरी की वो हो जाएगी हमारी डूंगरपुर में। ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर में न्यूनतम, दोनों में ही, ऑल ओवर भी और परसेंटेज के आधार पर भी। यानी कि एससी जो कैटेगरी है इसकी सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में,
परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक श्रीगंगानगर में, और चाहे ऑल ओवर हो या परसेंटेज के आधार पर इसकी जो सबसे कम जनसंख्या है वो है डूंगरपुर में। तो ये हो गई हमारी इन दोनों कैटेगरियों की बात जनसंख्या के मामले में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा हमारा। कमायचा है, क्या है कमायचा? वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोकगीत, राजस्थानी बोली। तो देखिए जो कमायचा होता है ये एक तत्ववाद्य यंत्र होता है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाद्य यंत्र। देखिए जो तत्ववाद्य यंत्र होते हैं उनमें से जो आता है हमारा जंतर, सारंगी, इकतारा, दुतारा, रावणहत्ता, कामायचा, अपंग, बपंग, ये सभी के सभी तत्ववाद्य यंत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए वाद्य यंत्र। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ये रहा। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए जो रावण हत्ता है ये किस प्रकार का है, हमने अभी बताया कि ये है हमारा तत्ववाद्य यंत्र, यानी कि यहाँ भी राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 29। तो ये रहा हमारा ऊपर 29। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। ऑप्शंस देखिए, बनी ठनी चित्रकला के, पिछवाई के, मांडना के, पट या फिर चित्रण फड़ के। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फड़ चित्रण कला के। ये प्रमुख चित्रकार हैं फड़ चित्रकला के श्रीलाल जोशी। इसके अलावा देखिए जो बनी ठनी जो चित्रकला है ये है किशनगढ़ की, और इसके जो रचनाकार हैं वो है निहाल चंद। इसके अलावा पिछवाई ये नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है, और इसमें जो बाल कृष्ण की लीलाएं हैं उनको चित्रित किया जाता है कपड़े के ऊपर। इसके अलावा मांडने, इनमें जो भी राजस्थान के अंतर्गत जो मांगलिक अवसर होते हैं या शुभ कार्य होते हैं उस दिन घरों में मांडने बनाए जाते हैं, और मांडनों में जो चित्रित बनाए जाते हैं उनमें है फेमस जैसे मोर, नागों का जोड़ा, साथिया, सारंगी, इस प्रकार के सभी चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक नाम और है इनसे मिलता जुलता, वो है सोनी जी। सोनी परिवार का या फिर नाथूजी सोनी जो कि मूल प्रवर्तक है कला के, वो कला का नाम है थेवा कला, यानी कि थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इसके जो प्रवर्तक है वो है नाथूजी सोनी, यानी कि सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। जबकि श्रीलाल जोशी यानी कि जो जोशी परिवार है वो है हमारा फड़ चित्रण कला के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? देखिए सवाई जयसिंह सेकंड ने, तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें से दिल्ली में करवाया था, उज्जैन में, जयपुर में, इसके अलावा वाराणसी और मथुरा यहां भी करवाया था। लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें नहीं करवाया, वो है हमारा ऑप्शन डी आगरा। और देखिए जब भी एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा ये आगरा आएगा, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में आगरा देखो तो इसको ही टिक करना है, क्योंकि लगभग सभी को रहता है कि आगरा है, वहां भी इस वेधशाला का निर्माण करवाया गया होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो गया राइट, ऑप्शन डी आगरा। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 31। देखिए ये रहा। इस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, बेंगू चित्तौड़गढ़, मानगढ़ बांसवाड़ा, रूपवास भरतपुर, चंडावल सोजत। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मानगढ़। और ये जो जलियांवाला बाग है जो कि मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था, ये हुआ था, इसकी जो सन है वो है 1913। इसके अंतर्गत जो भील जनजाति के लोग मारे गए थे उनकी संख्या है 1500। अंग्रेजों ने इनका नरसंहार कर दिया था, जिसके कारण इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इस जलियांवाला बाग को कहा जाता है भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन हमारे राजस्थान का एक है दोहरा जलियांवाला हत्याकांड, यानी कि डबल डायरिज्म, वो कहा जाता है अलवर के नीमूचाना हत्याकांड को। ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। नीमूचाना हत्याकांड यानी आप समझिए जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहा जाता है, जबकि जो दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो नीमूचाना हत्याकांड अलवर को कहा जाता है। ये दोनों ही है। और ये जो नीमूचाना हत्याकांड है ये हुआ था 1925 में, और जबकि मानगढ़ जो हुआ था ये हुआ था 1913 में।
इसे डबल डायरिज्म की संज्ञा दी गई थी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जीके दवे, निरंजन आर्य, भूपेंद्र यादव, जीके व्यास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। ये है हमारे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। देखिए ये जो आयोग है हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1999 में। और ये जो कार्यशील यानी कि कब प्रभावी बना, तो वो बना था ये 2000 में। यानी कि 2000 में इसके जो अध्यक्ष होता है और जो इसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। यानी कि कार्यशील बना था 2000 में, एक्टिवेट हुआ था, जबकि इसका गठन 1999 में हुआ था। और इसका गठन किसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के तहत इसका गठन किया गया था। और ये जो संरक्षण आयोग था, राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग, 1993 के तहत इसका गठन किया गया है 1999 में, जो कि एक्टिवेट हुआ 2000 में। और 2006 के बाद में इसमें जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य, उनकी कुल संख्या 3 होती है। यानी कि एक अध्यक्ष और प्लस में 2 सदस्य, ये होते हैं 2006 के बाद में, क्योंकि इसमें चेंज कर दिया। जबकि पहले 2000 में जब इसे बनाया गया था उस समय इसमें एक अध्यक्ष और इसमें होते थे 4 सदस्य। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी हमारी कांता भटनागर। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 33। तो वो होगा हमारा लगभग साइड में। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा। शीतकालीन वर्षा मावट होती है। देखिए ऑप्शंस, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। देखिए जो एक नॉर्मल मैं राजस्थान का यहाँ पर मैप बना रहा हूँ प्रतीकात्मक, उसमें से ये हमारा राजस्थान का मैप है कुछ इस प्रकार, और ये अरावली पर्वतमाला है बीच में। तो जो शीतकालीन वर्षा मावट होती है, इसके द्वारा हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है हमारे पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि ये जो धाराएं आती है वर्षा लेकर, ये आती हैं पश्चिमी दिशा से, यानी कि इस तरफ से, और इस अरावली पर्वतमाला से टकराकर वो यहाँ पर वर्षा करती हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। और ये जो धाराएं हैं ये अपना जल लाती हैं भूमध्य सागर से। तो कई बार हमारा क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि शीतकालीन वर्षा मावट होती है, और उसमें ऑप्शन होता है कि भूमध्य सागरीय धाराओं के द्वारा। तो वो भी हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि जो धाराएं आती हैं ये भूमध्य सागर के द्वारा ही जल लाती है, और पश्चिमी दिशा के आने के कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भी यहाँ पर हमारा आंसर राइट हो जाता है। चलिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 34। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि कौन थे? सागरमल गोपा। ये कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के, जयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के। तो देखिए जो सागरमल गोपा का संबंध है वो है हमारा जैसलमेर जिले से, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए सागरमल गोपा के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से एक है जैसलमेर का गुंडाराज, यानी कि इन्होंने जो जैसलमेर का राजा था, शासक था, उसकी आलोचना की है जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक में, जिसके कारण इनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा इनकी 2 पुस्तकें और हैं जो कि फेमस हैं। एक है आजादी के दीवाने, जो कि इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी, और तीसरी इन्होंने जनता को न्यायपालिका के प्रति सजग करने के लिए लिखी, और उसका नाम है रघुनाथ का मुकदमा, यानी कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये नाम है उस पुस्तक का। चलिए फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 35। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। तो कौन सा है? भैंसरोडगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़, और बिजोलिया यानी कि भीलवाड़ा, इनके बीच में जो हमारा पठार है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऊपरमाल का पठार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में हम बात करते हैं मेसा का पठार। ये है हमारा चित्तौड़गढ़ में, और ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है। उनमें से पहली है हमारी आयड़, जिसे कहते हैं बेड़ज नदी भी, और उसके साथ में जो दूसरी नदी का संगम है उस नदी का नाम है गंभीरी, यानी कि बेड़ज या गंभीरी नदी के संगम पर ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में।
यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो इसी पठार के ऊपर स्थित है। इसके अलावा है भोराट का पठार, जिसे राजस्थान का जल विभाजक पठार भी कहते हैं, और ये उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ इनके बीच में स्थित है। इसके अलावा देखिए उड़िया का पठार, ये सिरोही जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर, सबसे ऊंचा पठार है ये। और इसी पठार के ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, और जिसकी जो लंबाई है वो है 1722 मीटर, जो कि सर्वोच्च चोटी है अरावली पर्वतमाला की। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 36। देखिए ये रहा, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है, तो कहां पर है ये पोथी खाना संग्रहालय? जोधपुर में, कोटा में, जैसलमेर में, जयपुर में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, जयपुर में है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य संग्रहालय हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोधपुर में हो जाएगा हमारा पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, इसी के अलावा जैसलमेर में हो जाएगा हमारा जैन भंडार, और कोटा में हमारा हो जाएगा माधो सिंह संग्रहालय, और इसी के अलावा एक है हमारा सरस्वती, और दूसरा है टखमण। ये दोनों के दोनों ही है उदयपुर के अंदर संग्रहालय। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए ये रहा, बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे, कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, श्यामल दास, सीताराम लालस, या फिर ऑप्शन डी विजयदान देथा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयदान देथा। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है बातारी फुलवारी। और देखिए एक चीज और, विजयदान देथा को हमारे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा देखिए जो कन्हैयालाल सेठिया है, इसकी जो रचना है उसका नाम है पीथल पाथल। देखिए इस नाम से एक व्यक्ति और है जो कि अपनी रचनाएं लिखता था, उसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, जो कि पीथल नाम से, सिर्फ पीथल नाम से वो अपनी रचनाएं लिखते थे, जबकि कन्हैयालाल सेठिया वो पीथल और पाथल इन दोनों नामों से रचनाएं लिखते थे। लेकिन जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो पीथल नाम से अपनी कविता लिखते थे, लेकिन उसके अंतर्गत उन्होंने जो महाराणा प्रताप है उसको पाथल बताया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर है श्यामल दास, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है वीर विनोद, श्यामल दास की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन 38। राजस्थान में उत्खाद भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खाद भूमि का मतलब उबड़ खाबड़, जहां पर इस प्रकार के टीले वगैरह हों उसे को भूमि को कहा जाता है उत्खाद भूमि। तो देखिए ये उन्हीं जिलों में पाई जाती है जहां पर चंबल के द्वारा बनाए गए बीहड़ पाए जाते हैं। तो बीहड़ पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में। तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। क्योंकि कभी तो जब वर्षा आती है तो जो चंबल नदी का पानी है उसका तेज प्रवाह होने के कारण उसकी जो दिशा है वो आगे की ओर हो जाती है, कभी पानी सूख जाता है तो वो पहले से ही अपना रास्ता बदल लेती है, तो बीच में टीले वगैरह का निर्माण हो जाता है, यानी कि वहां पर उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है। तो वो हो जाती है सबसे अधिक सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, और इनको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हमारे राजस्थान में सबसे अधिक बीहड़ प्रभावित जिले हैं, तो वो भी हमारे होंगे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा क्वेश्चन 39 देखिए, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो देखिए कहाँ की है? बाड़मेर की, दौसा की, जोधपुर की, चित्तौड़गढ़ की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ की। और चित्तौड़गढ़ में भी जगह है, उसका नाम है आकोला या फिर अकोला। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि अकोला की रंगाई छपाई किस जिले में की जाती है? तो उसका आंसर भी होगा चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके अलावा देखिए जो बाड़मेर है, इसके जो प्रमुख प्रिंट है यानी कि प्रमुख जो छपाई है वो दो प्रिंट है, पहला है अजरक प्रिंट और दूसरा है हमारा मलेर प्रिंट। ये बाड़मेर के फेमस है। चित्तौड़गढ़ का हमने बता ही दिया, जाजम, आजम और ये अकोला भी आ सकता है। इसके अलावा देखिए फिर बच गया हमारा जयपुर, जहां की सांगानेरी और बगरू ये दो प्रिंट फेमस है। चलिए फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 40। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। तो कहां पे है राम स्नेही संप्रदाय की? तो देखिए इनके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है रामचरण जी, और ये जो सवाई जयसिंह है
उनके मंत्री हुआ करते थे और उसके बाद इनको जो मालपुरी ठिकाना था उसका ठिकानेदार बना दिया गया। लेकिन उसके बाद में ये शाहपुरा चले गए जहां की इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शाहपुरा भीलवाड़ा में। लेकिन अब ये सेपरेट जिला है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा से अलग हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए इसकी प्रमुख पीठ तो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, लेकिन जो रामचरण जी की जो पीठें हैं हमारे राजस्थान में वो है 5 पीठें, जिनमें से देखिए जो पहली पीठ है हमारी वो है हमारी दरियाव और रैण, ये दोनों की दोनों नागौर में है। उसके अलावा खेड़ापा ये है हमारी जोधपुर में, और उसके अलावा सींथल हो जाएगी हमारी बीकानेर में, और शाहपुरा भीलवाड़ा ये इसकी प्रधान पीठ हो गई। यानी कि टोटल इसकी है 5 पीठ हमारे राजस्थान में। इसके अलावा देखिए गलताजी जयपुर में, यहाँ पर है रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ। आप कंफ्यूज मत हो जाना, राम स्नेही शाहपुरा भीलवाड़ा और रामानंद गलताजी जयपुर, जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सलेमाबाद अजमेर यहाँ पे है निम्बार्क संप्रदाय की, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, और ये सलेमाबाद है, ये है रूपनगढ़ नदी के किनारे। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के दूसरे भाग पर, यानी कि पशुपालन के क्वेश्चनों पर। तो वो देखिए हमारा जो पार्ट है वो है हमारा लास्ट में, और जिसके इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो है 20, यानी कि उनका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो मिलेगा। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 81। खुरपका मुंहपका रोग है। देखिए संसर्ग रोग, जीवाणुजन्य रोग, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, परजीवी जन्य रोग। तो देखिए ये परजीवी भी नहीं है, विटामिन की कमी से भी नहीं होता है, इसके अलावा ये बैक्टीरिया से भी नहीं होता है। जो खुरपका मुंहपका रोग होता है ये होता है वायरस के द्वारा, और ये एक अत्यधिक तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यानी कि ये एक संसर्ग यानी कि छूत की बीमारी है, हिंदी में मैं इसे लिख सकता हूं छूत की बीमारी। यानी कि जैसे ही कोई झुंड में या फिर झुंड में प्रवेश करने पर ये पशु के तुरंत हो जाता है, यानी कि ये एक छूत की बीमारी है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संक्रामक रोग है ये वायरस के द्वारा फैलने वाला। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82। देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है। विरेचक का मतलब हो गया यहाँ पर मृदु रेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, तो बिल्कुल किया जाता है। इसका नाम आपको कई जगह पर मैग सेल्फ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये होता मैग्नीशियम सल्फेट ही है। तो ये मृदु रेचक के रूप में पशुओं को दिया जाता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी दिया जाता है, और अरंडी का तेल जो कैस्टर ऑयल होता है वो भी हमारा विरेचक के रूप में दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 83। तो ये रहा हमारा 83। तो देखिए गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, गर्बर टेस्ट का। तो देखिए गर्बर टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो दूध से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा जो दूध से जो वसा प्रतिशत ज्ञात की जाती है उसके लिए एक विधि या तरीका और है, वो है ब्यूटायरोमीटर। इस यंत्र के द्वारा भी दूध से वसा ज्ञात की जाती है। और इसके अलावा गर्बर जो मशीन होती है उसके द्वारा भी फैट ज्ञात की जाती है। ये एक मशीन होती है जिसके अंतर्गत दूध का सैंपल रखा जाता है, और ये 1 मिनट में 1100 से लेकर 1200 चक्कर लगाती है प्रति मिनट, और उसके बाद में फैट ज्ञात की जाती है। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन है 84। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है। देखिए हिंदी में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊंट की कुबड़ युक्त, लेकिन आपको इसमें ये नहीं दे रखा एक कुबड़ है या फिर 2 कुबड़ है। तो चलिए हम चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है सिंगल हम्प। हम्प का मतलब होता है कुबड़, उठा हुआ भाग। तो देखिए सिंगल हम्प यानी कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है। तो एक कुबड़ वाले ऊंट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कैमेलस ड्रोमेडरी। तो यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि 2 कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है कैमेलस बैक्टीरियनेस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
देखिए इसके अलावा जो ऊंट होते हैं इनके अंतर्गत जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वो होती है 74, और दोनों के अंदर ही 74 होती है, चाहे एक कुबड़ वाला हो चाहे दो कुबड़ वाला। चलिए फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पर। देखिए मेमने की पूंछ हटाने को कहा जाता है, पूंछ हटाने को या पूंछ काटने को तो मेमना होता है, और मेमना किसका बच्चा होता है, किसके यानी कि बच्चे को कहा जाता है मेमना, तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, और इनमें पूंछ हटाने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है डॉकिंग, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन 86 की तरफ। तो चलिए ऊपर देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा 86, ये रहा हमारा 86। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है, कृमिनाशक दवा पूछी है जानवरों में। मेलाक्सिकैम, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, और हमारा हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइवरमेक्टिन, और ये जो दवा है ये पशुओं की चमड़ी में लगाई जाती है कृमिनाशक को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। चलिए इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 87। गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए हॉलैंड। इसके अलावा देखिए हम होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करेंगे, ये गाय की एक विदेशी नस्ल है जो कि हॉलैंड की है, और इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक है, चाहे देसी नस्लें हो चाहे विदेशी नस्लें, लेकिन जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो है सर्वाधिक गायों में, और वो कितना है, वो है इसका 5000 से लेकर 6500 किलो प्रति ब्यात है इसका। इसके अलावा देखिए जो गायों में सर्वाधिक जो लंबा दुग्ध काल होता है उस गाय का नाम है जर्सी, और ये भी एक विदेशी नस्ल की गाय है जो कि इंग्लिश चैनल के पास एक जर्सी द्वीप समूह है, वहां की ये है जर्सी गाय, और इसका जो दुग्ध काल है वो होता है सबसे लंबा, सर्वाधिक लंबा। इसी के अलावा विदेशी नस्लों में जो सर्वाधिक फैट यानी कि वसा की जो मात्रा होती है वो भी इसी नस्ल के अंतर्गत होती है। यदि हम हमारी देसी नस्लों की बात करें कि फैट किस में अधिक होती है, तो होती है हमारी साहीवाल में। देसी नस्लों में और विदेशी नस्लों में जो सर्वाधिक ऑल ओवर के रूप में जो सर्वाधिक फैट होती है वो होती है साहीवाल में 4.5 से लेकर 6%, लेकिन जो जर्सी में होती है वो होती है 5%। यानी कि विदेशी नस्लों में, केवल विदेशी नस्लों में तो जर्सी में, और ऑल ओवर की बात करेंगे फैट में तो होती है साहीवाल नस्ल की जो गाय है उसमें। इसके अलावा देखिए जो लैक्टोज की मात्रा है वो भी साहीवाल में सर्वाधिक, और देसी गायों में जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है वो भी हमारी साहीवाल। यानी कि देसी गायों में तो जो डेयरी काऊ के लिए जो गाय जानी जाती है वो है साहीवाल, जबकि विदेशी नस्लों में जो डेयरी काऊ जिस गाय को कहते हैं वो है जर्सी गाय, डेयरी काऊ के नाम से, क्योंकि इसकी जो बच्चियां है वो 2 महीने में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। इसके अलावा इसका जो दुग्ध काल है वो सर्वाधिक लंबा है, सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता भी इसी में पाई जाती है। तो जो डेयरी काऊ के नाम से फेमस है वो है जर्सी, और हमारी जो देसी गाय की नस्लों में जो डेयरी काऊ है वो है साहीवाल। इसके अलावा देखिए स्कॉटलैंड, यहां से एक विदेशी नस्ल में गाय है, उसका नाम है आयरशायर, जो कि विश्व की सबसे सुंदर नस्ल की गाय है आयरशायर। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्कॉटलैंड। चलिए फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 88। तो देखिए 88 ये रहा हमारा, खीस के बारे में पूछा गया है इसमें। खीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताएं। खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, तो ये बिल्कुल ए उसमें, यानी कि जो विटामिन ए प्लस होता है ये सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा उसमें आयरन यानी कि लोहा भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी हमारा राइट है। फिर है ऑप्शन 3, खीस विरेचक के रूप में कार्य करती है। विरेचक यानी कि हल्की मृदु रेचक होती है खीस, तो ये बिल्कुल ये भी राइट है। इसके अलावा खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत है। 20% नहीं होकर आएगा
10%। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जो हमारा तथ्य स्टेटमेंट सही नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए फिर इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है। ये किसका है वैज्ञानिक नाम? कैप्रा हिरकस का। तो देखिए जो कैप्रा हिरकस होता है ये होता है बकरी का नाम, यानी कि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा देखिए जो गाय होती है देसी गाय यानी कि भारतीय गाय, उसका जो विदेशी नाम होता है वो होता है हमारा बोस इंडिकस। इसके अलावा जो विदेशी नस्लों की गाय होती है जिनका वैज्ञानिक नाम है वो होता है उनका बोस टार्टस। इसके अलावा भैंस में भी देखिए जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है इसका बुबेलिस बुबेलस। ये भैंस का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा भेड़ का, तो भेड़ का हो जाएगा डेविस ओरिस, ये वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा ऊंट का हमने बता ही दिया कैमेलस बैक्टीरियनस और ड्रोमेडेरी, ये दोनों नाम ऊंट के हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 90। तो 90 क्वेश्चन हमारा मिलेगा हमें इस तरफ और जरा सा नीचे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, कौन सी है बकरी की विदेशी नस्ल? देखिए टोगनबर्ग, जमुनापरी, बारबरी, ऑप्शन डी बीटल। तो देखिए यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टोगनबर्ग। और ये जो बकरी है ये एक दिन में 5 से 6 किलो दूध देती है, लगातार 2 साल तक दूध देती है, जिसके कारण इसे मिल्क चैंपियन की संज्ञा दी गई है। यदि मिल्क क्वीन जो दूध की रानी के नाम से जानी जाती है बकरी की नस्ल, उसका नाम है सानेन, जबकि टोगनबर्ग मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाती है और ये विदेशी नस्ल है। इसके अलावा देखिए जमुनापरी ये भी भारतीय नस्ल है और बीटल भी भारतीय नस्ल है। जो बारबरी नस्ल है ये देखिए एक विदेशी नस्ल है, लेकिन ये भारत की एक मान्यता प्राप्त नस्ल है और इसे मान्यता नहीं मिली हुई है और इसे भारत की मान्यता मिली हुई है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि ये टोगनबर्ग ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा जो आंसर होता वो बारबरी होता, क्योंकि ये विदेशी नस्ल भी है और हमारे भारत की मान्यता प्राप्त नस्ल भी है। चलिए उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है 91। इस रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो जो न्यू कैसल डिजीज है ये है रानीखेत का दूसरा नाम, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। देखिए मुर्गियों में वायरस से होने वाली 2 बीमारी है, जिनमें से पहली है रानीखेत और दूसरी है हमारी फाउल पॉक्स यानी कि चेचक। ये दोनों बीमारी होती है हमारी वायरस से। और जो रानीखेत बीमारी है इसका जो कारक है, वायरस कारक, वो है हमारा पैरामिक्सो वायरस टाइप 1, पैरामिक्सो वायरस टाइप 1। ये रानीखेत रोग का रोग कारक है, वायरस के द्वारा होता है रानीखेत और चेचक रोग। इसके अलावा एक रोग और है खूनी पेचिस, जिसे कहते हैं कोक्सीडिया रोग, और उसका जो कारक है वो है कोक्सीडियोसिस। और जो खूनी पेचिस ये रोग है वो उसका जो कारक है ये है प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो होता है खूनी पेचिस, वायरस से रानीखेत और चेचक। इसके अलावा एक है कुक्कुट हैजा, और ये जो हैजा होता है ये होता है जीवाणु के द्वारा। ये आपको चारों रोग याद रखने हैं कि किन के द्वारा ये फैलते हैं। चलिए फिर है क्वेश्चन 92। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है ऊंट के मुंह में, और वो भी वयस्क यानी कि स्थायी दांतों का हमें यहाँ पर दंत सूत्र बताना है और उसके अकॉर्डिंग कुल संख्या लिखनी है। तो देखिए ऊंट के मुंह में मैं आपको बता देता हूं जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 34, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 34। देखिए सबसे पहले हम दुधारू पशु यानी कि भेड़, बकरी, गाय और भैंस, इनकी बात करते हैं, इनके दांतों की। तो इनमें जो दांतों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 32 दुधारू पशुओं में। तो देखिए जो सबसे पहले इंसाइजर टीथ आते हैं, तो इंसाइजर टीथ जो भैंस होती है जैसे उसके ऊपले जबड़े में होते नहीं है और नीचे होते हैं 4 जोड़ी। उसके बाद में फिर आते हैं कैनाइन दांत, कील दांत कहते हैं, वो इन्हें शाकाहारी पशुओं में होते नहीं है। उसके बाद में फिर प्रीमोलर अग्रचर्णक, उनके 3 जोड़े ऊपर 3 जोड़े नीचे।
और जो मोलर है उसके भी 3 जोड़े ऊपर और 3 जोड़े नीचे। यदि हम इनको टो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32। यानी दुधारू पशुओं में 32 दांत होते हैं। कील दांत जिसे कैनायन दांत कहा जाता है, जो कि चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं, वो इन पशुओं में नहीं होते हैं। इसके अलावा ऊपरी जबड़े में भी दांत नहीं होते हैं। इसके बाद में बात आती है ऊंट की, जिसके जो टोटल दांत की संख्या बताई हमने 34। उसमें सबसे पहले देखिए जो हमारा इंसीजर यानी कि कर्तनक दांत है उसकी जो संख्या होती है वो होती है 1/3। इसके बाद में जो कैनाइन उसकी 1/1 यानी कि एक एक जोड़े कील दांत होते हैं ऊंट के ऊपरी और निचले जबड़े में। इसके बाद प्रीमोलर, तो इसकी जो संख्या है वो है 3/2 और जो मोलर उसकी 3/3। तो देखिए 3 3 6 3 3 9 11 12 13 14 14 और 3 17 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। यानी कि ऊंट के मुंह में 34 दांत होते हैं। देखिए जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके अंतर्गत ये कील दांत पाए जाते हैं जो कि चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और ऊंट और घोड़ों के अंतर्गत जो ये कील दांत होते हैं इनको कहा जाता है टसेज। और देखिए जो पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है वो ज्ञात की जाती है इन इंसाइजर यानी कि कर्तनक दांतों से, जो कि सामने से दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 93। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है आपको और इसका राइट आंसर भी आपको मालूम होगा। एविकानगर, मालपुरा, टोंक, जो कि टोंक हमारे राजस्थान में है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पर। तो देखिए हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? हंस्याकार सींग, या हम कह सकते हैं जिसे तरातीनुमा सींग। ये जिस भैंस के विशेषता है, जिस भैंस की विशेषता है उस भैंस का नाम है सूरती। देखिए इसके अलावा जो मुर्रा नर है और जो सूरती मादा है, इनके संकरण से एक भैंस को विकसित किया गया है और उस भैंस का नाम है मेहसाणा। और ये जो सूरती भैंस है ये मूल रूप से गुजरात की है। तो जाहिर सी बात है ये राजस्थान के दक्षिणी जिलों यानी कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये जिले हैं उन जिलों में ये सर्वाधिक पाई जाती है। और इसके जो सींग की विशेषता है वो इसके सींग इस प्रकार पाए जाते हैं, तरातीनुमा या फिर हंस्याकार, हंसिया के आकार के। चलिए इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 के बाद में 95, तो वो देखते हैं 95। तो ये रहा हमारा 95। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। CLR का मतलब होता है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, और लैक्टोमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो ज्ञात किया जाता है आपेक्षिक घनत्व, यानी कि उसका ये है 28 आपेक्षिक घनत्व। और पूछा है विशिष्ट गुरुत्व, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1 + CLR/1000 यानी कि 1000। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1.0 के बाद में जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसे आप डायरेक्ट रख दो, तो यानी कि 1.028 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 96। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान की जो मेरिनो कहा जाता है वो कहा जाता है चोकला को। और ये जो चोकला नस्ल है ये राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके रेगिस्तानी इलाकों में जैसे नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, इन जिलों में ये सर्वाधिक पाई जाती है। और इसे क्यों कहा जाता है मेरिनो? क्योंकि जो मेरिनो होती है इसके सबसे महीन यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है वो इसी मेरिनो से होती है। और हमारे राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है वो होती है इसे चोकला से, तो इसकी तुलना इस मेरिनो से की गई है। चलिए उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ये रहा नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है। देखिए तीसरा, प्रथम, दूसरा, चौथा। तो देखिए जो बकरी की जनसंख्या में हमारे जो राजस्थान का स्थान आता है वो आता है फर्स्ट स्थान। देखिए बकरी, इसके अलावा हो गया ऊंट, इन दोनों पशुओं की ही श्रेणी में जो हमारे राजस्थान का स्थान है वो है फर्स्ट। देखिए उसके बाद में जो सेकंड स्थान है हमारे राजस्थान का वो है भैंस की जनसंख्या के मामले में, और जो फोर्थ स्थान आता है वो है
भेड़ की जनसंख्या के मामले में। लेकिन जो भेड़ की संख्या हमारे राजस्थान में चौथे स्थान पर है, लेकिन जो सबसे अधिक ऊन उत्पादित की जाती है उस ऊन के मामले में हमारा राजस्थान पहले स्थान पर है। भेड़ के मामले में राजस्थान चौथे पर, लेकिन ऊन के मामले में पहले पर। इसके बाद फिर छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पर हो जाएगा गाय के मामले में हमारा राजस्थान छठे नंबर पर है। तो देख लिए, आपको इनको याद करना है कि किस पशुधन के मामले में राजस्थान किस नंबर पर है। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा 98, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, यानी कि तांबे का रंग है वो किस भैंस की विशेषता है। मुर्रा, कुंडी, भदावरी, नीली रावी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भदावरी। ये भदावरी है। इसका जो मूल क्षेत्र है वो है यूपी का भदावर क्षेत्र, यानी कि यमुना चंबल की घाटियों में सर्वाधिक पाई जाती है। इसका रंग तांबे के रंग के आकार का, और इसे कहते हैं, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो है घी का कटोरा, क्योंकि इसके दूध में सर्वाधिक मात्रा में फैट पाई जाती है, और वो जो फैट पाई जाती है वो पाई जाती है 12 से लेकर 14% तक, जो कि भैंसों में सर्वाधिक है। इसके बाद में चलिए क्वेश्चन हमारा 99, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, तो देखिए उसमें लिखा हुआ है द मोस्ट पॉपुलर फाइन। फाइन का मतलब अच्छी, सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादित मतलब इस भेड़ के द्वारा की जाती है। तो देखिए मेरिनो, लिंकन, कोरिडेल, रेम्बोलेट। देखिए इन दोनों के द्वारा ही जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है, महीन ऊन। लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेरिनो, क्योंकि इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए हमारा क्वेश्चन 100, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हीफर। हीफर को कहा जाता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है वो है पशुपालन शब्दावली का। नर युवा बैल को, वयस्क मवेशी को, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को, पहले स्तनपान के बाद गाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। इसका डायरेक्ट नाम भी आ सकता है कि युवा मादा मवेशी को कहा जाता है, तो कहा जाता है हीफर। इसके अलावा देखिए जो बधियाकृत मादा पशु होती है उसे कहा जाता है स्पेइंग, और जो बधियाकृत गाय होती है, जो नर गाय होती है उसे कहा जाता है बुलक, और जो बधियाकृत नर भैंस होती है उसे कहा जाता है स्टीर, या फिर उसे भी बुलक कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन की है राजस्थान जीके से, और जबकि जो 20 क्वेश्चन किए हैं वो किए हम एनिमल हस्बेंड्री से। तो यानी कि टोटल हमने 45 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।